नमस्ते दोस्तों। आपके अपने चैनल ओशन ऑफ स्टोरी पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऑडियो बुक की इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पैसों को लेकर हमारी सोच और आदतों के कुछ जरूरी नियमों पर बात की थी और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है किस्मत और जोखिम। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सफलता में भाग्य का कितना रोल होता है और हम खतरे को किस तरह बेहतर ढंग से समझकर उससे निपट सकते हैं। क्या सच में हर अमीर आदमी सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर अमीर बनता है, या इसमें किस्मत का भी कोई हाथ होता है? और हम जैसे आम लोग जो निवेश करते हैं या अपनी जिंदगी जीते हैं, इस भाग्य और जोखिम के खेल को कैसे समझें? इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब खोजने के लिए आपको याद होगा, पिछले एपिसोड के आखिर में लेखक ने एक उत्सुकता पैदा की थी, ये कहकर कि वो हमें बिल गेट्स की कहानी सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स की कहानी सिर्फ मेहनत और समझदारी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें भाग्य और जोखिम के वो पहलू छिपे हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं इसी वादे के साथ और खोलते हैं बिल गेट्स की कामयाबी के पीछे छिपे भाग्य और जोखिम के रहस्यों को। तो शुरू करते हैं। कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी दिखती है। किस्मत और जोखिम एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये दोनों ही इस सच्चाई को बताते हैं कि जिंदगी में जो भी नतीजे मिलते हैं वो सिर्फ हमारी कोशिशों से नहीं, बल्कि दूसरी ताकतों से भी तय होते हैं। NYU के प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे का एक जरूरी विचार है, जिसे कामयाबी का अंदाजा लगाते वक्त हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे अपनी हो या दूसरों की। कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी दिखती है। बिल गेट्स उन कुछ गिने चुने हाई स्कूलों में पढ़े थे जहां कंप्यूटर था। सिएटल के बाहर लेक्साइड स्कूल को कंप्यूटर कैसे मिला, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिल डगल द्वितीय विश्व युद्ध के नेवी पायलट थे जो हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के टीचर बन गए। पॉल एलन जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे, याद करते हुए बताते हैं, उनका मानना था कि सिर्फ किताबों से पढ़ना काफी नहीं है, असली दुनिया का अनुभव भी जरूरी है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि कॉलेज जाने पर हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। 1968 में डगल ने लेक्साइड स्कूल मदर्स क्लब से गुजारिश की कि वो अपनी सालाना रम्मेज सेल से मिले लगभग $3000 का इस्तेमाल जनरल इलेक्ट्रिक मेनफ्रेम टर्मिनल से जुड़े एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर को कंप्यूटर टाइम शेयरिंग के लिए किराए पर लेने में करें। गेट्स ने बाद में कहा, टाइम शेयरिंग का पूरा आइडिया तो 1965 में ही आया था। कोई बहुत दूर की सोचने वाला इंसान था वो। ज्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास भी वो एडवांस्ड कंप्यूटर नहीं था जो बिल गेट्स को 8वीं क्लास में मिल गया था, और वो इससे बहुत खुश थे। 1968 में जब गेट्स 13 साल के थे, उनकी मुलाकात अपने क्लासमेट पॉल एलन से हुई। एलन भी स्कूल के कंप्यूटर के दीवाने थे और दोनों में दोस्ती हो गई। लेक्साइड का कंप्यूटर उनके रेगुलर कोर्स का हिस्सा नहीं था, ये एक अलग से स्टडी प्रोग्राम था। बिल और पॉल अपने खाली समय में इस चीज के साथ खेल सकते थे, अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर दिखा सकते थे। स्कूल के बाद देर रात तक वीकेंड पर वो जल्द ही कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट बन गए। एलन ने बताया कि एक देर रात के सेशन के दौरान गेट्स ने उन्हें फॉर्च्यून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, क्या सोचते हो, क्या फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना ऐसा ही होता होगा? एलन ने कहा कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। गेट्स ने कहा, शायद किसी दिन हमारी अपनी कंप्यूटर कंपनी होगी। आज माइक्रोसॉफ्ट की कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1978 में दुनिया में हाई स्कूल की उम्र के लगभग 303 मिलियन लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। उनमें से लगभग 2,70,000 लोग वॉशिंगटन राज्य में रहते थे। उनमें से लगभग 1 लाख लोग सिएटल क्षेत्र में रहते थे, और उनमें से सिर्फ 300 ही लेक्साइड स्कूल में पढ़ते थे। 303 मिलियन से शुरू करें, 300 पर खत्म करें। हाई स्कूल में पढ़ने वाले 10 लाख छात्रों में से एक छात्र ऐसे हाई स्कूल में पढ़ता था जिसके पास कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स इस बात को मानने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने 2005 में स्कूल के ग्रेजुएट क्लास से कहा था, अगर लेक्साइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। गेट्स बहुत ही होशियार हैं और उससे भी ज्यादा मेहनती हैं, और किशोरावस्था में ही उनके पास कंप्यूटर के लिए एक ऐसा विजन था जिसे ज्यादातर अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी नहीं समझ पाए।
लेक्साइड में स्कूल जाने की वजह से उन्हें 1 मिलियन में एक की बढ़त मिली। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट इवांस के बारे में बताता हूँ। उन्होंने भी किस्मत के करीबी भाई जोखिम का उतना ही शक्तिशाली अनुभव किया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की वजह से बिल गेट्स और पॉल एलन घर घर में मशहूर हो गए। लेकिन लेक्साइड में हाई स्कूल कंप्यूटर प्रतिभाओं के इस ग्रुप का एक तीसरा सदस्य भी था। केंट इवांस और बिल गेट्स 8वीं क्लास में सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गेट्स के अनुसार इवांस क्लास में सबसे अच्छा छात्र था। गेट्स डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन में याद करते हैं कि दोनों के बीच फोन पर बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। वे कहते हैं, मैं अभी भी केंट का फोन नंबर जानता हूं, 52578551। इवांस, गेट्स और एलन की तरह ही कंप्यूटर के मामले में कुशल थे। लेक्साइड को एक बार स्कूल की क्लास की समय सारणी को मैन्युअल रूप से तैयार करने में मुश्किल हुई। सैकड़ों छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से क्लासें दिलवाना एक मुश्किल काम था, जो दूसरे कोर्सेज के साथ टकराती न हो। स्कूल ने बिल और केंट बच्चों को किसी तरह यह काम सौंप दिया। समस्या को हल करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का उपाय यह काम कर गया। और पॉल एलन के उलट केंट ने बिल की तरह ही व्यावसायिक सोच और कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा को साझा किया। गेट्स याद करते हैं, केंट के पास हमेशा एक बड़ा ब्रीफकेस होता था, एक वकील के ब्रीफकेस की तरह। हम हमेशा इस बारे में प्लान बनाते रहते थे कि हम 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? आप किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं? क्या हमें जनरल बनना चाहिए? क्या हमें एम्बेसडर बनना चाहिए? जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे इसे साथ मिलकर करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करने के बाद गेट्स चुप हो जाते हैं। हम साथ मिलकर काम करते रहते। मुझे यकीन है कि हम साथ साथ कॉलेज जाते। केंट गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पार्टनर हो सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। केंट की हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मौत हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल पर्वतारोहण के दौरान लगभग 3 दर्जन मौतें होती हैं। हाई स्कूल में पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लगभग 10 लाख में एक है। बिल गेट्स को लेक्साइड में जाकर 1 लाख में एक किस्मत का अनुभव हुआ। केंट इवांस को 1 लाख में एक जोखिम का अनुभव हुआ, क्योंकि वह कभी भी वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए जिसे वह और गेट्स हासिल करना चाहते थे। एक ही ताकत, एक ही मात्रा, विपरीत दिशाओं में काम कर रही है। किस्मत और जोखिम दोनों ही सच्चाई हैं कि जिंदगी में हर नतीजा हमारी निजी कोशिशों के अलावा दूसरी ताकतों से भी तय होता है। वो इतने मिलते जुलते हैं कि आप एक पर भरोसा किए बिना दूसरे का उतना ही सम्मान नहीं कर सकते। ये दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया इतनी जटिल है कि आपके 0% काम आपके 100% नतीजों को तय नहीं कर सकते। ये एक ही चीज से पैदा होते हैं। आप 7 अरब दूसरे लोगों और अनगिनत बदलते हिस्सों के साथ एक खेल में एक अकेले खिलाड़ी हैं। आपके कंट्रोल से बाहर की घटनाओं का अचानक असर आपके जानबूझकर किए गए कामों से ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन दोनों को मापना और मानना इतना मुश्किल है कि अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर बिल गेट्स के लिए एक केंट इवांस है, जो उतना ही काबिल और उत्साहित था, लेकिन जिंदगी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अगर आप भाग्य को मानते हैं और जोखिम को उसका सही सम्मान देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि लोगों की वित्तीय सफलता का अंदाजा लगाते वक्त अपनी और दूसरों के लिए ये कभी भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। कई साल पहले मैंने अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा था, जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, निवेश के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं जो हम नहीं जान सकते? उन्होंने जवाब दिया, सफल नतीजों में भाग्य की असली भूमिका क्या होती है? मुझे ये जवाब पसंद आया, क्योंकि कोई भी सच में ये नहीं सोचता कि वित्तीय सफलता में भाग्य का कोई रोल नहीं होता। लेकिन क्योंकि भाग्य को मापना मुश्किल है और ये कहना अच्छा नहीं लगता कि लोगों की सफलता का श्रेय भाग्य को जाता है, इसलिए अक्सर लोग सफलता के कारण के तौर पर भाग्य को अनदेखा कर देते हैं। अगर मैं कहूं, दुनिया में 1 अरब निवेशक हैं, क्या आप उम्मीद करेंगे कि उनमें से 10 लोग सिर्फ संयोग से अरबपति बन जाएंगे? तो आप जवाब देंगे, बेशक। लेकिन अगर मैं आपसे उन निवेशकों के नाम पूछूं, उनके सामने, तो शायद आप पीछे हट जाएंगे। दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त सफलता का श्रेय भाग्य को देना आपको ईर्ष्यालु और मतलबी बनाता है, भले ही हम जानते हों कि ऐसा होता है। और जब खुद का मूल्यांकन करते हैं, तो सफलता का श्रेय भाग्य को देना इतना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है कि इसे मानना मुश्किल हो जाता है।
अर्थशास्त्री भास्कर मजूमदार ने दिखाया है कि भाइयों के बीच आमदनी का संबंध ऊंचाई या वजन से ज्यादा होता है। अगर आप अमीर और लंबे हैं, तो आपके भाई के भी लंबे होने के मुकाबले अमीर होने की ज्यादा संभावना है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग आसानी से जानते हैं कि यह सच है। आपकी शिक्षा की क्वालिटी और आपके लिए खुलने वाले मौके आपके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन मुझे दो अमीर भाई ढूंढे और मैं आपको दो ऐसे आदमी दिखाऊंगा जो नहीं सोचते कि इस स्टडी के नतीजे उन पर लागू होते हैं। असफलता, जो दिवालियेपन से लेकर निजी लक्ष्य पूरा न कर पाने तक कुछ भी हो सकती है, कभी उतना ही गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या असफल व्यवसायों ने काफी कोशिश नहीं की? क्या खराब निवेशों के बारे में ठीक से सोचा नहीं गया? क्या आलस्य की वजह से करियर में उतार चढ़ाव आते हैं? कभी कभी हाँ, बेशक। लेकिन कितना, ये जानना बहुत मुश्किल है। हर उस चीज में सफल होने की संभावना 100% से कम होती है जो करने लायक हो, और जोखिम बस इतना ही है। जब आप उस समीकरण के दुर्भाग्यपूर्ण पहलू पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? किस्मत की तरह ही कहानी बहुत मुश्किल, बहुत गड़बड़, बहुत जटिल हो जाती है अगर हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि नतीजे में कितना जोखिम बनाम कितना सोच समझ कर लिया गया फैसला था। मान लीजिए कि मैंने कोई शेयर खरीदा है और 5 साल बाद वो कहीं नहीं गया। ये मुमकिन है कि मैंने उसे खरीद कर गलत फैसला लिया हो। यह भी मुमकिन है कि मैंने कोई अच्छा फैसला लिया हो जिसमें पैसे कमाने की 80% संभावना थी, लेकिन मैं दुर्भाग्यपूर्ण 20% के हिस्से में आ गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? क्या मैंने कोई गलती की है या फिर मैंने जोखिम की सच्चाई का अनुभव किया है? सांख्यिकीय रूप से यह मापना मुमकिन है कि कुछ फैसले समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन असली दुनिया में दिन प्रतिदिन हम ऐसा नहीं कर पाते। ये बहुत मुश्किल है। हमें सीधी सादी कहानियां पसंद हैं जो आसान तो होती हैं लेकिन अक्सर खतरनाक तरीके से गुमराह करने वाली होती हैं। निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ कई साल बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि किसी और की असफलता का श्रेय आमतौर पर गलत फैसलों को दिया जाता है, जबकि आपकी अपनी असफलताओं को आमतौर पर जोखिम के अंधेरे पहलू के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपकी असफलताओं का अंदाजा लगाते वक्त मैं कारण और प्रभाव की एक साफ और सीधी कहानी को प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका नतीजा खराब था, इसलिए यह किसी गलत फैसले की वजह से हुआ होगा। वो कहानी है जो मुझे सबसे ज्यादा समझ में आती है। लेकिन जब मैं खुद का अंदाजा लगाता हूं, तो मैं अपने पिछले फैसलों को सही ठहराने और खराब नतीजों को जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए एक अजीबोगरीब कहानी बना सकता हूं। फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर उन गरीब निवेशकों का जश्न नहीं मनाया जाता जिन्होंने अच्छे फैसले लिए, लेकिन उन्हें जोखिम के दुर्भाग्यपूर्ण पहलू का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जरूर उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाता है जिन्होंने ठीक ठाक या यहां तक कि लापरवाह फैसले लिए और किस्मत से सफल हुए। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला जो संयोग से अलग अलग तरफ जा गिरा। इसका खतरनाक हिस्सा ये है कि हम सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे के साथ क्या काम करता है और क्या नहीं। कौन सी निवेश रणनीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं। कौन सी व्यावसायिक रणनीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बचते हैं। हम सफलताओं और असफलताओं को देखकर और ये कहकर ये सबक सीखते हैं कि वही करो जो उसने किया, वो मत करो जो उसने किया। अगर हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती तो हम पता लगा सकते थे कि इन नतीजों का कितना हिस्सा उन कामों की वजह से हुआ जो दोहराए जा सकते हैं, या रैंडम जोखिम और भाग्य की भूमिका जो उन कामों को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करती है। लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारे पास ऐसा दिमाग है जो बारीकियों के लिए ज्यादा भूख के बिना आसान जवाबों को पसंद करता है। इसलिए उन लक्षणों की पहचान करना जिन्हें हमें अपनाना चाहिए या जिनसे बचना चाहिए बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता हूं जो बिल गेट्स की तरह बहुत सफल था, लेकिन उसकी सफलता को भाग्य या कौशल की वजह से बताना मुश्किल है। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य को बढ़ाने के लिए व्यापारिक सौदों की एक श्रृंखला पूरी की थी। उनके एक व्यावसायिक सलाहकार ने वेंडरबिल्ट से कहा कि जिस भी लेन देन के लिए वे सहमत हुए हैं वो कानून का उल्लंघन है। हे भगवान, जॉन, वेंडरबिल्ट ने कहा, क्या आप नहीं मानते कि आप न्यूयॉर्क राज्य के नियमों के अनुसार रेल मार्ग चला सकते हैं?
इसे पढ़ते वक्त मेरा पहला विचार यह था, उसके इसी रवैये की वजह से वो इतना सफल था। लॉज ने वेंडरबिल्ट के वक्त रेल मार्गों को समायोजित नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाएं, और फिर भी आगे बढ़ गए। वेंडरबिल्ट बहुत सफल थे, इसलिए उनके कानून तोड़ने को, जो कुख्यात था और उनकी सफलता के लिए जरूरी था, बुद्धिमानी के तौर पर देखना आकर्षक है। उस दूरदर्शी व्यक्ति ने किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति उद्यमिता के गुण के तौर पर खुलेआम अपराध करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि वेंडरबिल्ट की कहानी बहुत अलग होगी। एक अपराधी जिसकी नई कंपनी अदालत के आदेश के तहत बंद हो गई। तो हमारे यहाँ एक समस्या है। आप कानून तोड़ने के लिए वेंडरबिल्ट की उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी जोर से आप एनरॉन की आलोचना करते हैं। शायद एक भाग्यशाली था कि वो कानून के हाथ से बच गया, जबकि दूसरा जोखिम के पहलू में था। जॉन डी रॉकफेलर भी कुछ इसी तरह के हैं। कानून को बार बार नजरअंदाज करने की उनकी आदत। एक बार एक जज ने उनकी कंपनी को एक आम चोर से बेहतर नहीं कहा था, जिसे इतिहासकारों ने अक्सर चालाक कारोबारी के तौर पर दिखाया है। शायद ऐसा था, लेकिन कहानी कब आपने पुराने कानूनों को नवाचार के रास्ते में नहीं आने दिया से आपने अपराध किया में बदल जाती है। या कहानी को रॉकफेलर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसकी सफलताओं से सीखने की कोशिश करें। से रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक विफलताओं से सीखने की कोशिश करें। में बदलने के लिए कहानी को कितना कम बदलना होगा? बहुत कम। वेंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, मुझे कानून की क्या परवाह है, क्या मेरे पास ताकत नहीं है? उन्होंने ऐसा किया और यह कारगर रहा। लेकिन यह कल्पना करना आसान है कि ये एक ऐसी कहानी के आखिरी शब्द हैं जिसका नतीजा बहुत अलग है। साहसी और लापरवाह के बीच की रेखा पतली हो सकती है। जब हम जोखिम और किस्मत को सही महत्व नहीं देते हैं, तो ये अक्सर अदृश्य हो जाता है। बेंजामिन ग्राहम को अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के तौर पर जाना जाता है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की निवेश सफलता का बड़ा हिस्सा जीआईसीओ स्टॉक के एक बड़े हिस्से के मालिकाना हक की वजह से था, जिसने उनके खुद के अनुसार ग्राहम द्वारा अपने मशहूर ग्रंथों में बताए गए लगभग हर विविधीकरण नियम को तोड़ दिया। यहाँ बोल्ड और लापरवाह के बीच की पतली रेखा कहाँ आती है, मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने जीआईसीओ बोनांजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली ब्रेक या एक बेहद चतुर निर्णय। क्या हम उन्हें अलग कर सकते हैं? आसानी से नहीं। हम भी यही सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2006 में याहू द्वारा उनकी कंपनी को खरीदने के लिए दिए गए $1 बिलियन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने भविष्य को देखा और अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन लोग याहू की उतनी ही आलोचना करते हैं जितनी आलोचना माइक्रोसॉफ्ट से अपने खुद के बड़े बायआउट ऑफर को ठुकराने के लिए करते हैं। उन मूर्खों को जब तक मौका था, तब तक पैसे निकाल लेने चाहिए थे। उद्यमियों के लिए यहाँ क्या सबक है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जोखिम और किस्मत को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अनगिनत सौभाग्य और असफलताएं का नतीजा उधार लीवरेज लेने की वजह से होता है। सबसे अच्छे और सबसे बुरे मैनेजर अपने कर्मचारियों पर जितना हो सके उतना दबाव डालते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। दोनों ही मानी जाने वाली व्यावसायिक बातें हैं। प्रेरणादायक साहस और मूर्खतापूर्ण लापरवाही के बीच की लाइन 1 मिलीमीटर जितनी पतली हो सकती है और सिर्फ पीछे देखने पर ही दिखाई देती है। जोखिम और भाग्य एक दूसरे के साथी हैं। इस मुश्किल को हल करना आसान नहीं है। किस्मत क्या है, हुनर क्या है और जोखिम क्या है, ये पहचानना सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है, जिसका सामना हम पैसे को सही तरीके से संभालने के बारे में जानने की कोशिश करते वक्त करते हैं। लेकिन दो बातें आपको बेहतर रास्ते पर ले जा सकती हैं। ध्यान से देखें कि आप किसकी तारीफ और सराहना करते हैं। ध्यान से देखें कि आप किसे नीचा दिखाते हैं और किसकी तरह बनने से बचना चाहते हैं। या बस ये मानकर सावधान रहें कि 100% नतीजे सिर्फ कोशिशों और फैसलों की वजह से ही मिलते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें कुछ बातें इस तरह थीं। कुछ लोग ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जो पढ़ाई को बढ़ावा देते हैं, दूसरे इसके खिलाफ होते हैं। कुछ लोग तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में पैदा होते हैं जो नए काम शुरू करने को बढ़ावा देती हैं।
दूसरे युद्ध और गरीबी में पैदा होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनी मेहनत से पाओ। लेकिन ये समझो कि सारी सफलताएं कड़ी मेहनत की वजह से नहीं होती और सारी गरीबी आलस्य की वजह से नहीं होती। लोगों का अंदाजा लगाते वक्त, जिसमें तुम खुद भी शामिल हो, इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए खास लोगों और उनकी कहानियों पर कम और आम तौर के नतीजों पर ज्यादा ध्यान दो। किसी खास व्यक्ति के बारे में पढ़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर बहुत बड़े उदाहरणों को पढ़ते हैं, जैसे अरबपति, बड़े कंपनियों के मालिक या खबरों में छाए रहने वाले बड़े फेलियर। और ये बड़े उदाहरण अक्सर दूसरी स्थितियों पर कम ही लागू होते हैं, क्योंकि वो बहुत जटिल होते हैं। नतीजा जितना बड़ा होगा, तुम्हारे सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। तुम इसके सबक को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा संभावना इसी बात की है कि नतीजा भाग्य या जोखिम के बहुत बड़े असर से प्रभावित होगा। सफलता और असफलता के आमतौर के नतीजों को देखकर तुम ऐसे नतीजे पर पहुंचोगे जिन पर काम किया जा सके। नतीजा जितना आम होगा, वो तुम्हारी जिंदगी पर उतना ही ज्यादा लागू हो सकता है। वॉरेन बफेट की निवेश में सफलता की नकल करना मुश्किल है, क्योंकि उनके नतीजे इतने बड़े हैं कि उनकी पूरी जिंदगी के प्रदर्शन में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। और भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम भरोसेमंद तरीके से नकल कर सको। लेकिन ये समझना, जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, कि जो लोग अपने वक़्त पर कंट्रोल रखते हैं, वो जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। ये एक आम और साधारण बात है जिस पर तुम कुछ कर सकते हो। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर आम मध्यम वर्ग के अमेरिकी की जिंदगी को दिखाने में बिताया। वो कैसे रहते थे, वो कैसे बदले, उन्होंने काम के लिए क्या किया, वगैरह। इस तरह की आम बातों से ज्यादा काम की बातें सीखने को मिलती हैं, उन बड़े लोगों की कहानियों से ज्यादा जो खबरों में छाए रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक घटिया टीचर है। ये समझदार लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो हार नहीं सकते। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हों, तो समझ लो कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम अजेय नहीं हो, और अगर तुम मानते हो कि किस्मत ने तुम्हें सफलता दिलाई है, तो तुम्हें किस्मत के भाई जोखिम पर भी भरोसा करना होगा, जो तुम्हारी कहानी को उतनी ही जल्दी बदल सकता है। लेकिन यही बात दूसरी तरफ से भी सच है। असफलता एक घटिया टीचर हो सकती है, क्योंकि ये समझदार लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि उनके फैसले बहुत बुरे थे, जबकि कभी-कभी वो जोखिम की कठोर सच्चाई को दिखाती हैं। असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से बनाना कि यहाँ एक खराब निवेश और वहाँ एक छूका हुआ वित्तीय लक्ष्य तुम्हें बर्बाद न कर दे, ताकि तुम तब तक खेलते रहो जब तक कि हालात तुम्हारे पक्ष में ना आ जाएं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य के रोल को पहचानते हैं, उतना ही जोखिम के रोल को भी हमें माफ कर देना चाहिए। खुद को समझो और असफलताओं का अंदाजा लगाते वक्त समझने के लिए जगह छोड़ो। कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी दिखती है। अब चलिए दो ऐसे लोगों की कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। और इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक काम की लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी नया अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।